हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हमारा ये चैप्टर जिसका टॉपिक आप देख रहे हैं मिनरल रिचेस इन द सॉइल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था कि सॉइल कैसे फॉर्म होता है, राइट। और सॉइल इज़ बेसिकली जो मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स एंड माइक्रोब्स और ह्यूमस और इन चीज़ों का मिक्सचर है। बट ये सॉइल बनने में मैंने आपको समझाया था कि इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द सॉइल टू बी फॉर्म्ड। और इसके मेन रीजंस मैंने आपको बता दिए थे कि एक तो वाटर होता है, जो वाटर सॉइल के अंदर जैसे पानी जो होता है वो रॉक्स के अंदर, मतलब पानी में पढ़ाया था ना कि कंटिन्यूस कोई चीज़ रहे तो गल जाता है, सड़ जाता है, तो ऐसे पानी कंटिन्यूस उसमें जाता रहेगा तो एक्सपांड होके उसका ब्रेक होना, अल्टीमेटली वो पानी की वजह से ब्रेक होता है, सन की वजह से ब्रेक होता है। क्योंकि सन में बेसिकली क्या हो जाता है कि रात को तो ठंडा हो जाता है, दिन को धूप से गर्मी हो जाती है। तो दिन में मतलब धूप की वजह से गर्म हो जाता है रॉक, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एक्सपांड हो जाता है। शाम को रात को थोड़ी सर्दी, इन द सेंस टेम्परेचर हाई नहीं रहता है तो ठंडा हो जाता है, तो वापस वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये एक्सपांशन एंड रिडक्शन की वजह से वो अल्टीमेटली टूटता है। तो सन हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, हवा भी कंटिन्यूस ब्लो होता है तो भी वो होता है, क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है। क्योंकि हवा के वो कंटिन्यूस वो झटके जो लगते हैं रॉक्स पे, तो वो धीरे धीरे घर्षण जो होता है उसकी वजह से वो पार्टिकल्स निकलते चले जाते हैं। तो एक वो भी रीज़न है। और लास्ट रीज़न मैंने बताया था लाइकेंस, एल्गी वगैरह का उस पर ग्रो होने का, ठीक है। तो एल्गी लाइकेंस वगैरह रॉक्स पे ग्रो होते हैं, वो अलग अलग वो रिलीज़ करते हैं एसिड्स एंड ऑल, जिसकी वजह से वो देखते देखते ब्रेक हो जाते हैं। तो ये 4 रीजंस मैंने आपको पढ़ाए थे सॉइल के फॉर्मेशन का। ओके, आज अब थोड़ा सा सॉइल में कैसे पोल्यूशन, क्या प्रॉब्लम आता है। तो देखो सॉइल क्या है बच्चों, सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, और क्या होता है इसमें, ह्यूमस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनका ये मिक्सचर होता है। जिसमें ह्यूमस क्या है, ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक कंटेंट in the soil formed due to the decayed organisms। जो decayed organism की वजह से जो चीज़ फॉर्म होती है, जो सॉइल में होता है, उसको हम ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमस होता है। और इसके एडवांटेज क्या होते हैं, ह्यूमस डिसाइड्स, या सॉरी नॉट डिसाइड, मतलब ह्यूमस एक्चुअली डिसाइड करता है सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा और उस हिसाब से उसमें कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे। क्यों, क्योंकि ह्यूमस हेल्प्स टू मेक सॉइल पोरस and allows water and air to penetrate inside, ठीक है। तो सॉइल जो है वो ह्यूमस इज डिकेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो कंटेंट, डिकम्पोजिशन के बाद जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करके जो चीज़ें बनती हैं वो ह्यूमस है। वो काफ़ी अच्छा, मतलब वो रहता है, मिनरल कंटेंट उसमें रहता है। और ह्यूमस जो है वो सॉइल को पोरस बनाता है और वाटर और एयर को उसमें पेनिट्रेट करवाता है। ओके, तो ये है नाउ। तो ह्यूमस या सॉइल की क्वालिटी बच्चों, सॉइल पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमस, ये सब मिलके जो सॉइल का एक क्वालिटी बनाते हैं ना, वो डिसाइड करता है कि एक एरिया में वेजिटेशन कैसा होगा। मतलब जितना अच्छा सॉइल उतना अच्छा वेजिटेशन, जितना सॉइल उतना अच्छा नहीं होता है, जिसमें मान लो ये जो सॉइल पार्टिकल्स हैं ये बहुत ऐसे वाले हों, जैसे सॉइल पार्टिकल्स बहुत कोर्स अगर हो गए तो कहाँ से फिर ज़्यादा अच्छे प्लांट्स इसमें ग्रो हो पाएंगे, ठीक है।
और ह्यूमस जो है, जैसे मैंने कहा कि ह्यूमस जितना रहेगा उतना सॉइल फर्टाइल माना जाएगा। तो जितना ह्यूमस कंटेंट उतना अच्छा सॉइल, तो जितना एक एरिया में ह्यूमस ज़्यादा उतना अच्छा वहाँ पर वेजिटेशन रहेगा। ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ कोर्स, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सॉइल के अंदर मेंटेन्स न्यूट्रिएंट क्वालिटी। ठीक है, इट मेंटेन्स द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो सॉइल का ये न्यूट्रिएंट क्वालिटी मेंटेन करते हैं। ठीक है बच्चों। सो ये तीनों मिला दें अगर हम, तो तीनों मिला दो तो बनता है टॉप सॉइल। इन तीनों को मिला दो, मतलब सॉइल पार्टिकल्स प्लस ह्यूमस प्लस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये तीनों मिला दें हम तो बनता है टॉप सॉइल। ओके। तो ये टॉप सॉइल जो है ये सॉइल के बिल्कुल ऑब्वियसली ऊपर ऊपर रहता है, और इसकी कैसी क्वालिटी है इसके हिसाब से वहाँ का वेजिटेशन डिसाइड होता है। तो जैसी इसकी क्वालिटी वैसा इसका वेजिटेशन। तो ये है बेसिक सॉइल। अब इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं? तो प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि टॉप सॉइल फेस करता है सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन फेस करता है। क्यों? तो टॉप सॉइल जो है या तो ड्यू टू एयर एंड वाटर, मतलब जब हवा तेज चलती है और सॉइल पार्टिकल्स वहाँ पर ऑब्वियसली देखते हो धूल वगैरह कितनी उड़ जाती हैं जब बहुत तेज़ आंधी तूफान आता है, तो टॉप सॉइल ही तो उड़ के जा रहा है ना, राइट। और तो हवा से उड़ जाते हैं। फिर जब बारिश होती है तो भी मिट्टी बह के चले जाते हैं, तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन ना। और सॉइल इरोजन जब हो जाता है तो ये सब निकल के बह के चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे ऑब्वियसली वहाँ का वेजिटेशन एडवर्सली इफेक्ट होता है। और इसमें भी अगर सिर्फ सॉइल बह के चला जाए तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आता है? जब सॉइल में मान लो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स आपने स्प्रे कर दिए या पेस्टिसाइड स्प्रे कर दिए, तो उससे क्या हो जाता है? मतलब सॉइल पोल्यूशन क्या है? एक तो सॉइल पोल्यूशन में मतलब पॉल्यूशन तो क्या बोले, एक तो सॉइल इरोजन इज अ बिग हेडेक, है ना। सॉइल इरोजन इज अ बिग हेडेक, मिट्टी का बहना। ओके, सॉइल बह के चले जाता है पानी के साथ या हवा के साथ। दूसरा, फर्टिलाइजर्स इन सॉइल when they travel with soil in water causes यूट्रोफिकेशन। ये पढ़ाया है मैंने आपको, मतलब फर्टिलाइजर्स जो सॉइल में डालते हैं और वो पानी के बहाव में पानी के साथ बह के अगर चले गए तो और किसी भी वाटर बॉडी में चले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर इन फर्टिलाइजर्स की जमने की वजह से जो फालतू के एल्गी वगैरह है वो खूब ग्रो हो जाते हैं। और उनके ग्रो होने के बाद में क्या प्रॉब्लम आती है? ये जो भी एल्गी ग्रो हो गए वो तो सारा ऑक्सीजन सनलाइट ले रहे हैं, बाकी के अंदर के ऑर्गेनिज्म को कुछ नहीं दे रहे हैं। तो सिंस उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो धीरे धीरे वो मरने लग जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है। उसके अलावा पेस्टिसाइड्स वगैरह जो स्प्रे हुए हैं, पेस्टिसाइड्स जो स्प्रे होते हैं सॉइल के अंदर, उससे क्या होता है? यूजफुल माइक्रोब्स आर ऑल्सो किल्ड। ठीक है, यूजफुल माइक्रोब्स आर ऑल्सो किल्ड। तो जो ज़रूरत के माइक्रोब्स हैं वो भी मर जाते हैं। तो अब सोचो यूजफुल माइक्रोब मर गए, तो मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि ये जो माइक्रोब्स हैं वो प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स देते हैं और सॉइल में न्यूट्रिएंट क्वालिटी इनबिल्ट करते हैं। ठीक है। तो अब ये माइक्रोब्स ही चले गए तो सॉइल की फर्टिलिटी अल्टीमेटली क्या होगा? अफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल।
है कि नहीं है बच्चों? वहां की सॉइल की फर्टिलिटी अफेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मेनली सॉइल पे के जो इरोजन की वजह से जो प्रॉब्लम आती है, सॉइल इरोजन इज़ अ बिग हेडेक। क्यों? क्योंकि सॉइल ही बह के चले जाएगा तो प्लांट्स उगेंगे किस पे, है ना? और सॉइल में अगर आपने ज़्यादा पोल्यूशन, ज़्यादा पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र इसको स्प्रे किया तो भी दिक्कत है, क्योंकि यूज़फुल माइक्रोब्स भी मर जाते हैं। तो सॉइल की फर्टिलिटी देखते देखते इन सारे कारणों की वजह से फर्टिलिटी डाउन होती है और वहाँ का जो वेजिटेशन होता है वो एडवर्सली अफेक्टेड होता है। ठीक है बच्चों, ये तो था सॉइल। और सॉइल इरोजन को हम कैसे कर सकते हैं ठीक? इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, दैट इज़ प्लांट मोर ट्रीज, प्लांटिंग ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। जैसे सॉइल में अगर मतलब सॉइल इरोजन कैसे प्रिवेंट होता है ट्रीज से? तो ट्री रूट्स दे बाइंड द सॉइल। तो जितना ज़्यादा प्लांट रहेंगे वो सॉइल को बांध के रखेंगे, बह के जाने नहीं देंगे। जितना खुला सॉइल रहेगा उतना वो फ्लो होके रिमूव हो जाएगा, और जितना वो रिमूव होता जाएगा अंदर की चीज़ें उतने एक्सपोज होते जाएंगे और प्लांट्स वहाँ पे ग्रो होना मुश्किल है। तो कुल मिला के सॉइल को नहीं बचाओगे तो वहाँ प्लांट्स नहीं उगेंगे, प्लांट्स नहीं उगेंगे तो बाकी की चीज़ें अपने आप अफेक्ट हो जाएंगी। बच्चों ये समझने वाली बात है। आई होप आई एम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पर दिस इज सॉइल इरोजन एंड हाउ टू सेव सॉइल इरोजन, द ओनली थिंग इज प्लांटिंग ट्रीज। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसमें पहला आपको ये साइकिल यहाँ पर दिख ही रहा है। ठीक है, सो बायोजियोकेमिकल साइकिल। So what is biogeochemical cycle? Biogeochemical cycles, इसमें हम बायो मतलब लिविंग। बेसिकली देखो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर में क्या होता है? इंटरेक्शन between living organisms and their environment, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और अपने एनवायरनमेंट के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें मतलब ये ऐसा साइकिल है कि जिसमें लाइफ, जियो केमिकल यानी जियो यानी कि अर्थ क्रस्ट, रॉक, ये सब, और जो केमिकल्स हैं वो, तो इन सब का साइकिल होना, यानी जहाँ से आए थे वापस वो वहीं लौट के चले जाते हैं। ठीक है, ये है साइकिल। तो और बायोस्फीयर में यही होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र वगैरह चलता रहता है। लेकिन जो भी चीज़ें ये यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में, वापस लौट के एनवायरनमेंट में चला जाता है। यही साइकिल हमें समझने हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत से 4 साइकिल्स आई थिंक आपकी बुक में एक्सप्लेन्ड है। वो चारों है, पहला है वाटर साइकिल, कि पानी भी नेचर से मिलता है, वापस नेचर को चला जाता है। देन दैट वे इट हैज़ नाइट्रोजन साइकिल, कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लिया और वापस चला गया। नाइट्रोजन साइकिल के बाद ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन साइकिल। बुक में शायद कार्बन पहले है, वॉट एवर, डजेंट मैटर। तो ये 4 साइकिल्स आपकी बुक में एक्सप्लेन्ड है। चारों साइकिल से हमें बस इतना समझना है कि एटमॉस्फेयर से जो चीज़ें आई हैं वो वापस एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो कैसे घूमता है बायोस्फेयर में, वही आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल है। फाइन, तो जिसमें सबसे पहले हम वाटर साइकिल देखते हैं। वाटर आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। तो यहाँ पर इस फ्लो चार्ट में आपको समझाया गया है वाटर साइकिल में
और ऐसे साइकिल्स में बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो भी फ्लो चार्ट है ना, दिस इज इनफ टू एक्सप्लेन द होल साइकिल। अब जैसे यहाँ देखो सनलाइट आई, सनलाइट ग्राउंड वाटर यूज करके प्लांट ने उसको लिया। सोर्स ऑफ वाटर क्या क्या है, एक तो सरफेस वाटर हो गया और एक ग्राउंड वाटर हो गया, ठीक है, और एक सॉइल के अंदर जो पानी प्रेजेंट होता है ये हो गया। इस पानी को सॉइल से प्लांट ने ये पानी यूज किया अपने ग्रोथ के लिए, लेकिन यही पानी ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या है, ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ water in the form of vapor through stomata by plants। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जहाँ पर लीव्स जो है ट्रीज के या पेड़ के जो भी लीव्स हैं वो अपने वाटर जो भी इन्होंने अब्जॉर्ब किया है वो एक्सेस ऑफ वाटर इज लॉस्ट बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर के फॉर्म में ये स्टोमेटा के थ्रू एक्सेस वाटर लूज कर देते हैं, उसी को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो जितना ट्रांसपीरेशन है तो देखो यहाँ से लिया वापस एटमॉस्फेयर में दे दिया, फिर ये बारिश आएगी तो बारिश के बाद ये वापस सॉइल में आ जाएगा, तो जो जहाँ से लिया था वापस वहाँ लौट आएगा। समझ रहे हो, सिंपल है। उसी तरीके से वाटर सरफेस वाटर यहाँ देखो इवेपोरेट हो गया सन के हीट की वजह से, सन की हीट आई तो सन की हीट फोटोसिंथेसिस के दौरान ये पानी यहाँ से लेता है, इसीलिए सन के रेज यहाँ दिखाए हैं। और सन की हीट यहाँ सरफेस वाटर पे आया, गर्म होने के बाद ये इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होके क्लाउड्स बने, क्लाउड्स बनने के बाद में रेनफॉल हुआ और रेनफॉल होने से वापस सारा पानी जहाँ था वहीं आ गया। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर सर्कुलेटेड इन वाटर साइकिल। तो इसी तरीके से जो भी पानी बारिश के थ्रू नीचे आया, आप देख सकते हो सॉइल में सब सीप करके ग्राउंड वाटर बन जाते हैं वो नीचे, ठीक है, रिजर्वॉयर, वाटर रिजर्वॉयर यहाँ फॉर्म हो जाता है। ओके फाइन बच्चों, और यही मतलब सरफेस वाटर का भी सोर्स होता है। तो इस तरीके से जो पानी सरफेस वाटर या सॉइल से यूज हुआ था वो क्लाउड बन के वो वापस सॉइल में आ जाता है, या जहाँ से भी गया है वहाँ वापस आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ द वाटर इज साइकिल्ड, ऐसे करके वाटर साइकिल होता रहता है। फाइन बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा साइकिल है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल देख लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल भी बहुत आसान है, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। बस इतना याद रखना, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर जो है ये कभी भी डायरेक्ट नाइट्रोजन हमारी बॉडी में यूज नहीं हो पाता है। ओके, मतलब आपको अगर भूख लगे तो आप मम्मी को बोलोगे भाई मुझे भूख लगी है खाना दो, तो क्या मम्मी आपको आटा खिला देगी कच्चा? नहीं। क्यों नहीं खा पाते हो? क्योंकि वो आपका ईटेबल फॉर्म नहीं है। सिमिलरली नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है वो एलिमेंटल नाइट्रोजन होता है, वो N2 फॉर्म में होता है, ये एलिमेंट है, दिस इज एलिमेंट। एलिमेंट प्लांट नहीं ले पाता है, यानी ये कच्चा नाइट्रोजन हो गया, इसको थोड़ा पका के दो। तो जब इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO3 नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया NH3, तो ये नाइट्राइट हो गया, ये नाइट्रेट हो गया या अमोनिया, ठीक है। बस ये इस तरीके से ये चीज़ें फॉर्म हुई और ये पक गया, यूं समझ लो। तो उसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो प्लांट्स ने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद नाइट्रोजन यूज़ कर पाते हैं, डायरेक्ट एलिमेंटल नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। तो देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच्चों, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं ना सॉइल में, वो ऐसे कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो यही काम करते हैं, ठीक है। तो राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया सुना होगा आपने, वो यही तो काम करता है, रूट नोड्यूल्स में रहता है और वहाँ रह के वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया इनमें कन्वर्ट कर देता है और प्लांट को बना बनाया नाइट्रोजन मिल जाता है
और बदले में राइजोबियम को खाना मिल जाता है। ओके, तो ये काम होता है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी ये कन्वर्ट, इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं बाय माइक्रोब्स। उनके तरीके से ये गया, ग्रीन प्लांट्स ने उसको यूज़ किया, ठीक है। और ग्रीन प्लांट्स जो है वो इसको आगे मतलब डीके हो जाते हैं, यहाँ पे डाई और डीके, तो फिर वो वापस अमोनिया, नाइट्रेट बन के, मतलब देखो ग्रीन प्लांट्स ने लिया, ग्रीन प्लांट्स से ये एनिमल में भी जाते हैं, तो या फिर यहाँ पे ये डाई एंड डीके दोनों, ये जो डाई एंड डीके मैंने लिखा है ये यहाँ से आ जाएगा, दे डाई एंड डीके, तो ये प्लांट भी डाई एंड डीके हो जाते हैं। तो अब देखो, जब ये प्लांट में आ रहे थे तो ये अमोनिया नाइट्रेट बन के आए, तो जब एटमॉस्फेयर में वापस जा रहे हैं तो वापस ये मतलब रिटर्न होगा ना, तो वही बोल रहा है कि अमोनिया वापस, ये पहले अमोनिया बनता है, अमोनिया से फिर नाइट्राइट बनता है, फिर नाइट्रेट बनता है और फिर निकल जाता है एज नाइट्रोजन अगेन। और कुछ यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रिफिकेशन हो गया। नाइट्रिफिकेशन का मतलब है NO2 NO3 का बनना। एटमॉस्फेरिक एंड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन हो गया, मतलब एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो भी करते हैं, इंडस्ट्रीज भी करते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, मतलब 3 तरीकों से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। एक इंडस्ट्री करती है और खुद इंडस्ट्री करते हैं, और एक लाइटनिंग से भी होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 तरीकों से होता है, एक बैक्टीरिया वाला जो ये हो रहा है, एक इंडस्ट्री वाला, ठीक है। तो ये नाइट्रिफिकेशन हो गया कि नाइट्राइट, यहाँ पर ये जो X है दिस इज, यहाँ पर ये आप लिख लो डीनाइट्रिफिकेशन, और यहाँ पर आ जाएगा डेड एंड डीके के बाद में अमोनिफिकेशन। अमोनिया का बनना इज अमोनिफिकेशन। ओके बच्चों, तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि उसने नाइट्रेट या अमोनिया ये बन गया, उससे प्लांट ने ये यूज़ किया, प्लांट से एनिमल में गया। अब जब दोनों प्लांट और एनिमल का डेथ हो गया तो वो पहले अमोनिफिकेशन हुआ उसका, यानी पहले डेड एंड डीके मैटर जो है वो अमोनिया बना, अमोनिया से उसका नाइट्रिफिकेशन हुआ, नाइट्रिफिकेशन यानी कि NO2 या NO3 बनना। अब देखो नाइट्रिफिकेशन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब हुआ ये ऑक्सीजन हटाओ, क्योंकि एटमॉस्फेयर में सिर्फ एलिमेंटल नाइट्रोजन जाएगा ना, तो इस नाइट्राइट्स या नाइट्रेट से अगर हमने ये ऑक्सीजन हटा दिया, रिमूवल ऑफ, दिस इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। नाइट्राइट्स और नाइट्रेट से ऑक्सीजन को हटाना इज डीनाइट्रिफिकेशन, और वो करके नाइट्रोजन वापस चला गया एटमॉस्फेयर में। सो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर टेकन अप बाय द प्लांट्स वाया नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्लांट से एनिमल में गया, फिर प्लांट खुद भी मरा, एनिमल्स भी डेड हुए, तो फिर वो डिकम्पोज जब हो रहे हैं तो पहले हुआ अमोनिफिकेशन, यानी पहले वो अमोनिया बने, अमोनिया से नाइट्राइट बने, फिर डीनाइट्रिफिकेशन करके उनका ऑक्सीजन हटा के एलिमेंटल नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में भेज दिया गया, और इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है एंड नाइट्रोजन साइकिल रन करता है, ठीक है। सो दिस वाज नाइट्रोजन साइकिल। इसमें बस बैक्टीरिया वगैरह के हर एक का एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मैंने आपको बताया राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया है, नॉस्टॉक, एनाबियना, ये सब हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, कुछ फ्रीली करते हैं, कुछ ऐसे सिम्बायोसिस में रह के करते हैं।
बट हाँ, आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे नाइट्रोजन जो है वो सॉइल से आया और सॉइल से आके वापस उधर चला गया, एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर से सॉइल में आया, सॉइल से वापस लौट के एटमॉस्फेयर में चला गया। तो जहाँ से आया था वहाँ ये वापस चला गया। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है बच्चों? तो नाइट्रोजन एक्चुअली हमारी बॉडी में बहुत, हमारी बॉडी का जो डीएनए है, आरएनए है, अमीनो एसिड्स हैं, इन सब मतलब जितने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं ना, सब में नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन तो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आ कहाँ से रहा है? एटमॉस्फेयर में, और जब कोई भी डेड हो जाता है तो वापस वो एटमॉस्फेयर में लौट जाता है। कुल मिला के ये समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसीलिए प्लांट और एनिमल इन नाइट्रोजन की मदद से अपने जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है बॉडी में उनको बनाते हैं। तो इसीलिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन के 3 तरीके समझा दिए हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के 3 तरीके हो गया, 3 ways। फर्स्ट बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन, दूसरा इंडस्ट्रियल N2 फिक्सेशन का मतलब है कि इंडस्ट्रीज बनाते हैं। ठीक है, और तीसरा है लाइटनिंग, यानी कि नेचुरल। जब तेज लाइटनिंग होती है ना बरसात के टाइम पे, तो उस लाइटनिंग की जो करंट है उससे नाइट्रोजन टूट के एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और फिर नाइट्राइट या नाइट्रेट बना देता है। ठीक है, तो इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्स होते हैं। फिर वो सॉइल से, एटमॉस्फेयर से सॉइल में आया, सॉइल से प्लांट में आया, प्लांट से एनिमल में, फिर ये दोनों ही मरे। तो आगे के प्रोसेस मैंने समझा दिए हैं। आई होप आई एम क्लियर चिल्ड्रन। सो नाउ नेक्स्ट इज कार्बन साइकिल। देखो, कार्बन साइकिल भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट साइकिल है। ठीक है, क्योंकि कार्बन अपने आप में बहुत ज़्यादा वाला इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी का। ठीक है, कार्बन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल इन आवर बॉडी। इसमें क्या होगा, देखो CO2 एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट होता है? 0.03%, इतना ही है। उसके बाद प्लांट का ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि फोटोसिंथेसिस के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज, ग्लूकोज in plants is formed after photosynthesis। ठीक है, it is the source of energy for all लाइफ फॉर्म्स। मतलब प्लांट्स के ही ये जो ग्लूकोज है ये फिर प्लांट से एनिमल में आता है, एनिमल से वापस जहाँ से आया वहाँ जाता है आफ्टर डेथ एंड डीके। तो ग्लूकोज का जो मेन कंपोनेंट है, देखो C6H12O6, तो ये देखो ये C6, दिस इज कार्बन। तो कार्बन तो मतलब यूँ समझ लो पूरी लाइफ हम जो है वो कार्बन से ही बने हैं, यूँ समझ लो। और हम ही नहीं, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आप पढ़ोगे आगे जाके, तो सब कार्बन के कंपाउंड है। तो कार्बन तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारी जितनी मेन लिविंग कंपोनेंट है ना हमारी बॉडी के अंदर, उन सब में बच्चों कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप देखो जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स हैं, सब कार्बन से बने होते हैं। और कईयों की जो स्केलेटन होती है, स्केलेटन ऑफ मैनी एनिमल्स, skeleton of many animals have calcium carbonate। तो ये सब कार्बन से बने होते हैं। तो आप सोचो
इवन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के जो शेल्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। तो यहाँ साइकिल में आपको यही दिखाया गया है कि एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट ने CO2 को यूज़ करके बनाया ग्लूकोज, ठीक है। अब वहाँ से वो कार्बन कहाँ कहाँ जा रहा है, एक तो CO2 एटमॉस्फेयर से निकल के एक तो आ रहा है सीधा पानी में कार्बोनेट बनाता है, वहाँ से लाइमस्टोन बनता है और इन्हीं की मदद से ऑर्गेनिज्म अपने शेल्स वगैरह भी बनाते हैं, ठीक है। दूसरा, प्लांट के डीके सालों लग जाते हैं कोल बनने में, मिलियंस ऑफ ईयर्स। जब प्लांट्स मर के दब जाते हैं तो कोल बनते हैं। उसके बाद प्लांट से पेट्रोलियम भी वही उसी तरीके से बन रहा है। बाकी प्लांट से वही चीज़ें एनिमल्स में आई, एनिमल्स से फिर वो इनऑर्गेनिक कार्बोनेट और शेल्स, मैंने वही लिख दिया, वो बना रहे हैं। और फिर एनिमल्स जब रेस्पिरेशन करते हैं या डिकम्पोजिशन होता है तो वो कार्बन वापस चला गया एटमॉस्फेयर में। तो जो CO2 आया वो कहीं ना कहीं तरीके से वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। तो ये तो कोल पेट्रोलियम बन के रह गए, ये कार्बोनेट इन वाटर, कुछ ने लाइमस्टोन बनाया, कुछ ने शेल्स बना लिया। फिर जैसे ये डीके होंगे, डिकम्पोजिशन के बाद वापस सब गए। और ऑर्गेनिक एनिमल्स में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आया कार्बन का, वो रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन से वापस एटमॉस्फेयर में चला गया। तो जो चीज़ हम ले रहे हैं वो समहाउ वापस नेचर को चला जाता है, यही है साइकिल। और इसी साइकिल में एक और आपका साइकिल है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन साइकिल। अब ऑक्सीजन देखो, आप सब जानते हो कितना इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, लाइफ सर्वाइविंग गैस है ये, राइट। सो ऑक्सीजन साइकिल में अगेन पहले आपको ये समझना होगा कि ये किस चीज़ का पार्ट होता है। तो हमारी बॉडी में, जैसे मैंने कहा, मेन मॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स हैं, ये सब कार्बन से तो बने ही हैं, बट इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी होते हैं बच्चों। तो ये सब मिलके ही हम बने हुए हैं, ठीक है। तो जितनी भी ये ऑक्सीजन से इम्पॉर्टेंट कार्बोनेट्स हैं, चाहे लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह पढ़ा होगा, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सब में तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है और उसी से फिर लाइफ सस्टेन हो रहा है। जैसे नाइट्राइट नहीं बनेगा तो प्लांट और नाइट्रोजन को यूज़ कैसे करेंगे, है ना। तो ऑक्सीजन तो हर जगह है। और रेस्पिरेशन, प्लांट मतलब ऑक्सीजन किस चीज़ में यूज़ होता है, ऑक्सीजन इज़ यूज्ड इन रेस्पिरेशन, ठीक है। एक तो रेस्पिरेशन में यूज़ हो रहा है, उस रेस्पिरेशन के अलावा ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर मेकिंग नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स बनाने के काम में आ जाता है ना। तो ये जो भी फ्लो चार्ट है इसमें ये दिखाया नहीं गया है, बट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इवन दिस इज यूज्ड इन कंबशन, रेस्पिरेशन के अलावा ऑक्सीजन जो यूज़ हो रहा है वो यूज़ होता है कंबशन प्रोसेस, जो बर्निंग प्रोसेस होता है उस, वो भी बिना ऑक्सीजन के नहीं होता है। तो इन तीनों चीज़ों में ऑक्सीजन यूज़ होके ही होता है और ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम्स हैं। रेस्पिरेशन होके तो एनर्जी तभी मिलती है अपने को, ठीक है। उससे जो CO2 निकला वो फिर फोटोसिंथेसिस के बाद में प्लांट में C6H12O6 बना दिया। तो ये प्लांट में चल रहा है कि जो रेस्पिरेशन से प्लांट ने CO2 निकाला वो वापस वो यूज़ कर लेता है अपने ग्लूकोज बनाने के लिए। तो ये तो प्लांट का चल रहा है। लेकिन एनिमल्स ने रेस्पायर किया और H2O निकला या CO2 निकला, ये CO2 वापस एटमॉस्फेयर में भी जाता है। यहाँ दो वो होना चाहिए कि ये जो CO2 है, एनिमल्स ने जो प्लांट ने जो रेस्पायर किया वो तो वो खुद यूज़ कर लेगा फोटोसिंथेसिस में, बट एनिमल ने जो रेस्पायर किया वो सीधा निकल जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में, ठीक है। और एक ही तरीके से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो नेचर में जाता है, वो है फोटोसिंथेसिस, ओके। बाकी तो सब यूज़ ही हो रहा है, वापस नेचर को सिर्फ फोटोसिंथेसिस से जाता है और कोई तरीका नहीं है, ठीक है बच्चों। तो वैसे भी ऑक्सीजन साइकिल पढ़ रहे हैं तो ये तो रहने ही दो आप तो बस ये ध्यान दो कि ऑक्सीजन कैसे जा रहा है। तो रेस्पिरेशन के थ्रू जो भी CO2 सब निकला वो सब फोटोसिंथेसिस यूज़ करा और सिर्फ इसी के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो नेचर में चला जाता है, फाइन। और कार्बन
इधर जब हम कार्बन साइकिल कर रहे थे तो एक और चीज़ ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इट लीड्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? राइज इन टेम्परेचर by CO2 as it traps heat and does not allow it to return back। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। मतलब CO2 क्या करता है बच्चों? CO2 सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद में वो जल्दी से उसको रिलीज़, मतलब वापस एटमॉस्फेयर में वो चला जाए, तो CO2 ये करने नहीं देता है। तो जितना CO2 बढ़ेगा उतना ये प्रोसेस ज़्यादा होगा, उतना ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से बढ़ेगा क्या? ग्लोबल वार्मिंग। अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो इसी की वजह से तो हो रहा है, क्योंकि पोल्यूशन से ज़्यादा CO2 निकल रहे हैं और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट ट्रैप करते हैं, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वैसे ही बढ़ गया है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ द फिनोमेना जो ये आपको लिखना है, और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। और ग्लोबल वार्मिंग तो है ही एक प्रॉब्लमैटिक चीज़, उसके अलावा देखो ये प्रॉब्लम आती है, ये समझ में आ रहा है ये क्या है? दिस इज ओजोन होल, द ओजोन लेयर। एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर का लेयर है बच्चों। स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में जो कुछ 20 से 26 किलोमीटर की रेंज में होता है एटमॉस्फेयर में, उसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये ओजोन लेयर का काम है फिल्टर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। इसका काम है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फिल्टर करना। अब हुआ ये कि इतना पोल्यूशन फैल गया, CFCs इतने बढ़ गए। CFCs इज क्लोरो फ्लूरो कार्बन्स, ठीक है। तो ये क्लोरीन क्या करता है? ये O3, जब वहाँ पे क्या होता है कि O3, ओजोन इज O3, ओके, तो वो O2 प्लस O में डिसोसिएट होता है, फिर ये इसके साथ में एसोसिएट होता है। तो ये रिएक्शन चलता रहता है। ब्रेकेज इज बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो ब्रेक होते हैं और फिर रीयूनाइट भी हो जाते हैं। तो यही चलता रहता है ओजोन का। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे एसीज में, रेफ्रिजरेटर्स में, जेट प्लेन्स में होते हैं, कूलेंट्स होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं वो कूलेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एसी, रेफ्रिजरेटर इनमें होता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जाके इकट्ठे हो जाते हैं और उनके अंदर ये जो क्लोरीन वाला पार्ट है वो ऑक्सीजन के साथ, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन हो रहा है ना, लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन हो जाता है या फिर इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो O3 बनने ही नहीं देते। तो O3 नहीं बनने देते हैं तो ओजोन बन ही नहीं पाता, तो ओजोन थिन हो गया ना वहाँ पे। दिस इज ओजोन होल। तो ये बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। ये देखो अक्टूबर 1980 में तो थोड़ा एंटार्क्टिका के ऊपर थोड़ा छोटा सा ही था, 85 में ये और बड़ा हो गया, 1990 में इतना है। अभी का करंट पिक्चर है नहीं हमारे पास, करंट पिक्चर देखें तो ये और भी ज़्यादा बड़ा मिलेगा आपको, ठीक है। तो ओजोन बेसिकली पॉइजनस होता है और लकी हैं हम कि ऊपर ही है, और हमारे लिए तो बल्कि अच्छा काम कर रहा है कि अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर कर रहा है, ठीक है। तो हर चीज़ मतलब ये फिल्टर कर रहा है तो ये बहुत अच्छा नहीं हो जाता, पॉइजनस भी होता है। जैसे ऑक्सीजन साइकिल में तो मैंने ऑक्सीजन की बहुत बड़ाई कर दी कि हाँ ये तो बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है, इसका नुकसान भी है। कई ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन पॉइजन होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए इट इज अ पॉइजन फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया। मतलब इन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन में ला दोगे ना तो काम ही नहीं करेंगे, उनको बिना ऑक्सीजन में काम करना होता है। तो ऐसा है, हर चीज़ बहुत अच्छी नहीं होती, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान होता है।
ठीक है बच्चों, और ओजोन लेयर तो मैंने समझा ही दिया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से कैसे ओजोन का नुकसान होता जा रहा है, और ओजोन वहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ पे आ जाएंगे, और अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे आ गए तो तरह तरह के कैंसर्स तो यूं ही होते रहेंगे। ओके, तो बहुत डेंजरस मामला है। तो एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स बहुत हो रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि कैसे ओजोन होल को कम से कम वो करा जाए और कैसे प्रिकॉशंस लिए जाएं, बट जब तक सब पब्लिक एक साथ नहीं होंगे ये प्रिकॉशंस इक्का दुक्का के लेने से कोई नहीं होता। मुझे ही देख लो, मेरे को लगता है यार एसी रहने देते हैं, मत चलाते हैं, क्योंकि अननेसेसरी निकलता है, फिर लगता है मैं अकेली करके क्या करूं, ऐसा फीलिंग आता है। ऐसे सब में आने लगे तो सब वही बात है। चलो ये तो होता रहेगा, आप बस ये देख लो चैप्टर यहाँ एंड हो रहा है ना। आप चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज क्वेश्चंस तो यहाँ से भी बैठते ही हैं, लेकिन बस फ़ायदा ये है कि चैप्टर थोड़ा सा जनरल नॉलेज टाइप है, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, हार्डकोर वो नहीं है, और थोड़ा सा मतलब यू कैन डील इट ईजिली विद द चैप्टर, और पढ़ाया इतना अच्छा तो कोई इशू तो है नहीं। तो इसी के साथ मैं लेक्चर यहीं एंड कर रही हूँ, आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ इसी चैप्टर के मैं NTSC के क्वेश्चंस लेके आऊँगी प्रीवियस ईयर्स वाले। तो तब तक के लिए देखते रहिए कंपटीशन टीम के ये यूट्यूब चैनल पे जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो सारी चीज़ें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।